कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और ये है कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास, जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जो आपका पेपर है उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो हमने खंड अ जो है आपका खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हमने लघुत्रात्मक प्रश्नों की जो सीरीज शुरू करी थी, तो लघुत्रात्मक प्रश्न में अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 से हम शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना किस प्रकार किया गया। बच्चों, 1964 तक नेहरू जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे और एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वाई थे। लेकिन 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के सामने उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो यहाँ पे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में, राइट, कांग्रेस के समक्ष राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती उपस्थित हुई और उस समय फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री यानी नेहरू जी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरे प्रधानमंत्री। और एक प्रकार से ऐसा लगा कि भाई अब जो है वो देश जो राजनीतिक जो उत्तराधिकार का जो संकट पैदा हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन 1966 में आकस्मिक रूप से शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी के समक्ष जो है एक राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती फिर से उपस्थित होती है। और उस समय फिर मतदान हुआ था और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को पराजित किया था। तो ये जो घटनाएं हुई थी 1964 और 1966 में, तो ये जो है वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद होगा ताशकंद समझौता हुआ था शास्त्री जी के कार्यकाल में। और उसके बाद में फिर तीसरे जो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट हम आपके अपना जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये जो कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। वहां पे आपको कंप्लीट मॉडल पेपर्स मिलेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वहां पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोस, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप चैप्टर वाइज देना चाहते हैं तो बच्चों वहां पे मिल जाएंगे आपको। और मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे इसी में। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओनली 99 रुपए में आप अगर चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी चीजें 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपके जब तक बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है कि मतदान के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो मतदान का पहला तरीका तो है मत पत्र के द्वारा मतदान, जो कि आजकल लगभग लगभग ये अब चलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, कम से कम इंडिया में तो नहीं है। तो मतपत्र में क्या होता था कि मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह अंकित होता था। मतलब जो मतपत्र होता था प्रिंटेड होता था, उस पे उस उम्मीदवार का नाम होता था। और वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार होता था तो उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो चुनाव आयोग ने उसे अलॉट कर रखा था वो अंकित होता था। और अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार होता था तो उसे भी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जो उसका चिन्ह आवंटित किया जाता था वो चुनाव चिन्ह उसके नाम के आगे होता था। तो वहां पर क्या होता था कि मतदाता को उस मत पत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी और बाद में उसकी काउंटिंग होती थी और फिर वो जो है वो उम्मीदवार विजेता घोषित किए जाते थे। दूसरा तरीका है ईवीएम के द्वारा मतदान। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें मतदाता को अपनी पसंद के नाम के आगे बटन दबाना होता है। तो जो उम्मीदवार होता है उस उम्मीदवार का नाम होता है, उसका चुनाव चिन्ह होता है और वहां पर जैसे रबड़ की मोहर लगानी होती थी मतदान मतपत्र में, तो उसके स्थान पर यहाँ पे बटन दबाना होता है। तो इस तरीके से जो है वो ये चुनाव ईवीएम के द्वारा किया करवाया जाता है। नेक्स्ट है अगला 14वां प्रश्न। चिपको आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। तो देखो चिपको आंदोलन जो है ना,
इसकी मांग क्या थी कि एक तो जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, और एक था कि स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए, और तीसरा है सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध करवाए। तो ये इनकी कुछ मांगे थी। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों 15वां कि जम्मू कश्मीर में तनाव के मुख्य कारण क्या रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में तनाव के जो विभिन्न कारण रहे हैं उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तानी नेताओं का विचार है कि कश्मीर का पाकिस्तान से संबंध है, क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। पाकिस्तान के नेताओं का हमेशा यह दावा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो एक तो विवाद की वजह ये है। फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर 1947 ईस्वी में कबायली हमला करवा करके उसका एक हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया था, और भारत इस पर अपना दावा करता है। भारत ये कहता है कि भाई ये हमारा जो है वो हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और भारत का दावा है कि इस क्षेत्र का पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहण अवैध रूप से किया गया है। तो दूसरी वजह जो है वो विवाद की ये है। फिर अधिकांश कश्मीरी लोगों का मत है कि उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है। तो इस तरीके से ये जो है वो कश्मीर में तनाव के मुख्य कारण रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16वां, भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग के विभिन्न मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो देखो, हम भारत और बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 1972 में बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का गठन हुआ। तो इन दोनों देशों के बीच में जो विभिन्न मुद्दों हैं उसमें आपस में सहयोग जो करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो एक तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट बच्चों कि पिछले वर्ष 20 वर्षों के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ है। नेक्स्ट लिखना है कि बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो पॉलिसी एवं 2014 से एक्ट ईस्ट जो नीति रही है भारत की उसका हिस्सा है। इस नीति के तहत म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के से संपर्क साधने की कोशिश भारत कर रहा है। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है अगला जो पॉइंट है बच्चों इसी प्रश्न का, वो ये है कि आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी दोनों देशों ने मिल करके आपस में निरंतर सहयोग किया है। और नेक्स्ट है, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों की पहचान करके और एक दूसरे की जरूरत के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरत करके जो है वो सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। तो ये हमने कुछ जो है वो प्रश्न उत्तर देखे हैं, और आपसे मैं आगे जो अपना खंड स है, इस खंड स को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपके साथी हैं, मित्र हैं, उन तक शेयर जरूर करिए ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ करके अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। गुणवत्तापूर्ण तैयारी आपकी हम यहाँ पे करवाते हैं। हम आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। आपको हम पूरे मॉडल पेपर जो बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल कराते हैं, और इसी तरीके से हमारी जो सारी जो क्लासेस है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के अलावा हमारी हिंदी कंपलसरी की क्लास होती है, हिंदी साहित्य की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये सब्जेक्ट अगर आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको आपके लिए बेहतर अवसर है। और साथ ही साथ क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी हम उनके क्लास 10th के भी हिंदी के, इतिहास के यानी सामाजिक विज्ञान के जो आपके दो सब्जेक्ट है वो हम कवर करवाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अब जब जैसे खंड हमारा है जो स खंड है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।